ये है कि क्वेश्चंस कुछ मैंने एटम से लिए हैं और ड्यूअल नेचर में क्या बचा हुआ है पहले उसको मैं फिनिश भी कर दूं, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे तो एक एक करके देखेंगे। लेकिन अभी पहले हम लोग ड्यूअल नेचर में जो बचा हुआ है थोड़ा सा पार्ट उसको डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो भाई, छोटा सा पार्ट क्या बचा हुआ है ड्यूअल नेचर में। तो ड्यूअल नेचर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा भाई फोटोन मॉडल, याद होगा फोटोन मॉडल देखा था। क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन, इसको देखने के बाद हम लोगों ने देखा भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लास्ट क्लास में देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स देखा था। क्लास जिसका छूटा होगा समझ में नहीं आएगा भाई। रिया क्लास छूटा था तुम्हारा? तब कैसे होगा, कवर भी नहीं किया? देख लिया ना, तो फिर कैसे छूटा? चलो, तो एक्सप्लेनेशन देखा था 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन देखा था, लेकिन वेव थ्योरी क्यों फेल हो गया वो नहीं देखा था, तो वो देखना रह गया है। वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या कहता है और क्यों फेल हो गया वो देखना है, और साथ में देखना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ ये छोटे छोटे दो हैं, वो देखने हैं। इसमें हम लोग कुछ ग्राफ्स भी देखे थे लास्ट क्लास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था भाई, ग्राफ पे खूब क्वेश्चन आते हैं, तो ग्राफ्स भी देखे थे हम लोगों ने। तो अभी चल देखने हैं कि वेव थ्योरी क्यों फेल हो गया और डी ब्रोगली वेवलेंथ ये देख। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें हम लोगों ने देखा था भाई कि कोई एक कैथोड है, मेटालिक कैथोड, इधर एनोड रखते हैं और कलेक्ट करने के लिए इस तरह से सेल लगाते हैं, एक जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होता है, और अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दें तो ये रिटार्डिंग वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहा है भाई, इसलिए नाम इसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। एक्सेलरेट करा के इसको एनोड पे कलेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये करंट, इस करंट को बोला था फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जो इस सेल को बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड VA माइनस VC, तो ये प्लॉट भी किया था हम लोगों ने, जिसका कि ग्राफ किस तरह का आया था भाई, तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ मिला था। सैचुरेशन करंट, बिना एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का कुछ करंट, और जब हम लोग मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट एनोड, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू अप्लाइड एट एनोड फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0, दैट इज KMax इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम वाला है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट पहुँचने के जस्ट पहले इसको यूटर्न रिटार्ड ऐसा कराया, इतना रिटार्ड कराया कि यहाँ तक आने के बाद ये वापस आया। बहुत उससे ज़्यादा रिटार्ड कराओगे तो ज़्यादा रिटार्डेशन होगा तो पहले ही वापस आ जाएगा, और ज़्यादा रिटार्डेशन, अगर और ज़्यादा रिटार्डिंग वोल्टेज लगा देंगे तो और पहले ही से KMax वाला वापस आ जाएगा, और KMax जहाँ से वापस आएगा उसके पहले से ही बाकी का यूटर्न हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन के होते हैं भाई वो 0 से लेकर के KMax तक होते हैं, और KMax का वैल्यू hν माइनस वर्क फंक्शन होता है भाई। तो मेन पर्पस है KMax को रोकना, उतना रिटार्डिंग पोटेंशियल होना चाहिए, मीन्स चार्ज E मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। KMax को 0 कर दिया जब ये V0 पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया, जब ये V0 पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करे तो रिटार्ड होकर के ये KMax को 0 कर ले, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही रिलेशन है भाई KMax और स्टॉपिंग पोटेंशियल में। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं KMax डिवाइडेड बाई E, यही है। सो KMax का मेज़र है। तो ये देखा था, अगर डिफरेंट इंटेंसिटी पे फ्रीक्वेंसी सेम रखें, इंटेंसिटी बढ़ा दें तो ऐसा वाला ग्राफ देखा था, और अगर इंटेंसिटी सेम रखें और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो ऐसा वाला ग्राफ देखा था। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, इंटेंसिटी सेम, ये हो गया। तो इस तरह से ग्राफ्स तो हम लोगों ने देखे थे, लेकिन आज ये पर्पस नहीं है। अभी का पर्पस है कि हम लोगों का वेव थ्योरी क्यों फेल हो गया। तो वेव थ्योरी डिस्कस करने के पहले आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन क्या था और 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या थे। मीन्स लास्ट क्लास वाला जो था वो कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में।
नहीं तो सब मिक्सिंग हो जाएगा। 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये थे भाई। सबसे पहले तो मान लो इंटेंसिटी का इफेक्ट, तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था सैचुरेशन करंट, मीन्स नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड जो होता था वो डिसाइडेड होता था इंटेंसिटी से, और नंबर ऑफ फोटोन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड का प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन ऐसा बोल सकते हैं भाई। और इसी के प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा सैचुरेशन करंट, मतलब करंट। इंटेंसिटी किसको डिसाइड करता है भाई? सैचुरेशन करंट को डिसाइड करता है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिसाइड्स सैचुरेशन करंट, मीन्स रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करता है। ये देखा था हम लोगों ने कि रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनको डिसाइड करता है, एंड हेंस सैचुरेशन करंट। कौन डिसाइड करता है? इंटेंसिटी। लेकिन ये डिसाइड नहीं करता है केमैक्स। केमैक्स को ये डिसाइड नहीं करता है, रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड करता है। नंबर 1 फैक्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। दूसरा फैक्ट क्या था भाई? तो दूसरा फैक्ट था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी हमारा डिसाइड करता है केमैक्स। क्यों? क्योंकि केमैक्स होता है hν माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है भाई। और फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिसाइड, क्या डिसाइड नहीं करता है ये भाई? तो डज नॉट डिसाइड क्या? सैचुरेशन करंट, या बोलें तो रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलते हैं, यानी कि रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं डिसाइड करता। कौन? फ्रीक्वेंसी। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। बोलो भाई, ये दिख रहा है छोटा छोटा लिखा हुआ? ऑनलाइन वालों को दिख तो रहा है? चलो देखो भाई, और 4 फैक्ट्स क्या थे भाई? तो एक था एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होना ही चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फैक्ट था कि देयर इज नो टाइम लैग, टाइम डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, होता है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ये 4 फैक्ट थे और चारों के बारे में आइंस्टीन साहब ने बताया और उसको समझाया। समझाने के लिए जो इक्वेशन लिखा उन्होंने वो ये बताया कि भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन लेके निकला है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है hν माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन है hν0, क्योंकि वर्क फंक्शन है जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेकर के आएगा फोटोन तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होगा वही हमारा वर्क फंक्शन है। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब लेके आता है, इस पे स्ट्राइक करता है, तब ये जस्ट निकाल पाता है। उससे ज़्यादा हुआ तो और निकालेगा, उससे कम हुआ तो नहीं निकालेगा। इट मीन्स जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला है रेडिएशन, तब जो फोटोन को एनर्जी है वही हमारा वर्क फंक्शन है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन में ये रिलेशन, और ये केमैक्स है। अगर हम लोग इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ लिखना चाहते हैं तो अभी देखा था हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं hν0। और इसी से हम लोगों ने जब स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करना था तो हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे ही लिखा h/e⁻ माइनस h/e⁻0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ चाहिए फ्रीक्वेंसी के साथ, ये केमैक्स का चाहिए, ये सब देखा था। तो ये आइंस्टीन का मेन इक्वेशन है। उन्होंने बताया था कि जो लेके आता है एनर्जी वो पार्शियली यूज होता है हमारा एज वर्क फंक्शन एंड रेस्ट इज काइनेटिक एनर्जी। जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन हैं वही सिर्फ वर्क फंक्शन खर्च करके और बाकी केमैक्स लेके निकल जाएगा। इनर इलेक्ट्रॉन को कुछ और लॉस होंगे और इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी केमैक्स से कम रहेगा। यही था, ये सब फैक्ट देखा था। उन्होंने क्या बताया था भाई? तो आइंस्टीन साहब ने बताया था कि फोटोन मॉडल कहता ही है ये कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फोटोन्स। तो जितना ज़्यादा फोटोन्स आएंगे उतना ही ज़्यादा रेट से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। तो इंटेंसिटी अगर हम लोग डबल करते हैं तो फोटोन मॉडल कहता है कि नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग भी डबल हो जाएगा, और वो जब डबल होगा तो जितना पहले इलेक्ट्रॉन निकलते थे अब उससे डबल इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, इसलिए सैचुरेशन करंट भी डबल हो जाएगा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और उनका कहना था कि भाई इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन नहीं। तो एनर्जी उतना ही ला रहा है फोटोन, लेकिन अब ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं। ज़्यादा एनर्जी लेके नहीं आ रहा है, एनर्जी उतना ही लेके आ रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया। इंटेंसिटी चेंज करने से एनर्जी ऑफ ईच फोटोन चेंज नहीं होता, फोटोन मॉडल में है। तो उसका यूज़ करके उन्होंने बताया कि ये क्यों डिपेंड कर रहा है और ये क्यों डिपेंड नहीं कर रहा। केमैक्स को ये डिसाइड नहीं करता, ये नंबर ऑफ फोटोन कम ज़्यादा कर सकता है, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच फोटोन वो चेंज नहीं कर सकता इंटेंसिटी। और जब केमैक्स चेंज नहीं होगा, जब हमारा ये एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जब चेंज नहीं कर सकता इंटेंसिटी, तो केमैक्स को डिसाइड नहीं करेगा। केमैक्स तो भाई फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होगा। दूसरे का एक्सप्लेनेशन उन्होंने इसी इक्वेशन के बेसिस पे बोला, भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो केमैक्स बढ़ जाएगा, कम करोगे कम हो जाएगा। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग कंट्रोल नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ फोटोन कितने आएंगे, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, वो डिसाइड इंटेंसिटी करेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा। और भाई सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये इक्वेशन खुद कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, इफ फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये केमैक्स निगेटिव हो जाएगा। और केमैक्स निगेटिव होने का मतलब है, केमैक्स अगर निगेटिव हो गया तो इसका मतलब कि ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। केमैक्स निगेटिव इम्पॉसिबल सा कंडीशन है, इसलिए अगर होना है केमैक्स जीरो लेके भी निकल जाए तो उसके लिए न्यू शुड बी इक्वल टू न्यू नॉट। उससे ज़्यादा होगा तो केमैक्स पॉजिटिव होगा, एक्सेप्टेबल होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन वैलिड होगा और ये फिनोमेना होता रहेगा। इंस्टेंटेनियस के बारे में उन्होंने बोला कि भाई फोटोन मॉडल तो खुद कहता है कि कोई स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जो फोटोन जैसे ही स्ट्राइक करता है तुरंत हैंडओवर करता है और जो एनर्जी लिया वो तुरंत उसका इमीडिएट इफेक्ट होगा, नहीं तो वो कोलिजन के थ्रू लॉस हो जाएगा। स्टोरेज का कोई कॉन्सेप्ट फोटोन मॉडल नहीं मानता और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी यही है कि कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता। तो इस तरह से चारों उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब वेव थ्योरी का क्या कहना है इस पे वो देखा जाए, वो कैसे फेल हो गया। तो इस बात को समझा जाए भाई वेव थ्योरी का क्या मानना है। तो ठीक है भाई, अब जरा देखो, हालांकि ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार पूछ सकते हैं लोग। तो वेव थ्योरी का कहना ये है कि अगर आप सरफेस पे ध्यान देना, कोई मेटेलिक सरफेस है जहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो इधर से भाई हम लोग फोटोन के थ्रू, आप पार्टिकल नेचर समझते हो फोटोन के थ्रू। वेव नेचर ये नहीं मानता कि फोटोन है, वो तो मानता है भाई कि सोर्स है, लाइट जा रहा है तो वेव फ्रंट है, हर पॉइंट न्यू सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से एनर्जी निकला फिर न्यू वेव फ्रंट, फिर इसके भी हर पॉइंट न्यू सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से एनर्जी निकला न्यू वेव फ्रंट। एनर्जी तो भाई ये हर जगह है और यहाँ से फिर से एनर्जी सेकेंडरी वेवलेट्स से निकल रहे हैं और सेकेंडरी वेवलेट्स निकल के फिर से न्यू वेव फ्रंट, ऐसे चल रहे हैं भाई। और ये स्ट्राइक करेंगे, जितना सरफेस इल्यूमिनेटेड होगा उन सब पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो एनर्जी है डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। पार्टिकल नेचर यानी कि क्वांटम थ्योरी कहता है, फोटोन मॉडल कहता है कि पैकेट्स में देंगे एनर्जी पैकेट्स में जा रहे हैं, फोटोन्स लेके जा रहे हैं। यहाँ आया एनर्जी, यहाँ नहीं आया, यहाँ आया, मतलब कि हम लोग पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कहीं किसी को मिला एक पैकेट, फोटोन को मिला, हो गया इतनी एनर्जी मिल गया उसको, किसी को नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। दूसरे फोटोन को, उसका पड़ोसी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको मिल गया, तो एक पैकेट मिल गया उसको, एक बंडल मिल गया, न्यू एनर्जी उसको पूरा मिलेगा। उसके बगल वाले को नहीं मिला है तो उसको जीरो मिला। अब वो आपस में वो कोलिजन करेगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ एनर्जी इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन वेव थ्योरी ये नहीं मानता। वेव थ्योरी मानता है कि नहीं भैया, ऐसा नहीं कि इसको दे देंगे और इसको नहीं देंगे, इसको दे देंगे इसको नहीं देंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। वेव थ्योरी ये कहता है कि इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ध्यान देना, ये कहता है भाई कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये होता है इंटेंसिटी। तो वेव थ्योरी ये मानता है कि फोटोन, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आप दे सकते हो इलेक्ट्रॉन को। अगर कम इंटेंसिटी है, कम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल रहा निकलने को, ध्यान से समझना,
अगर हमारा कम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, कम रेडिएशन दे रहे हैं इसको, इंटेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पा रहा निकलने को, तो तुम इंटेंसिटी बढ़ाओ, यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र बढ़ाओगे तो इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगा और तुम्हारा ये इजेक्शन हो जाएगा। मीन्स वेव थ्योरी ये मानता है कि इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब निकल जाना, बढ़ाएंगे तो निकलेगा। और अगर मान लो चलो निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ध्यान देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है इंटेंसिटी, सर्टेन इंटेंसिटी पे, तो वेव थ्योरी ये कहता है कि इसको डबल कर दोगे तो डबल एनर्जी जाएगा, तो अब KMax ज़्यादा होगा। वेव थ्योरी कहता है कि ज़्यादा एनर्जी देंगे भाई, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे मतलब ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो ज़्यादा लेके KMax निकलेगा। वेव थ्योरी कहता है इंटेंसिटी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, तो ज़्यादा लेके एनर्जी KMax ज़्यादा, मीन्स इंटेंसिटी शुड डिसाइड KMax। वेव थ्योरी कहता है कि इंटेंसिटी शुड डिसाइड KMax, ज़्यादा इंटेंसिटी देंगे तो ज़्यादा KMax लेके निकलना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारा KMax चेंज नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, अभी याद भी दिलाया था। वेव थ्योरी कहता है ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, ये जो वेव फ्रंट में ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा एनर्जी लेके जा रहा है, तो भैया ज़्यादा एनर्जी लेके जा रहा है तो ज़्यादा एनर्जी रिसीव होगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो ज़्यादा एनर्जी लेगा तो ज़्यादा एनर्जी लेके निकलेगा। इट मीन्स KMax जो है वो डिसाइड होना चाहिए इंटेंसिटी से, वेव थ्योरी कहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेव थ्योरी ये भी कहता है कि भैया जब इसका इल्यूमिनेशन हो रहा है तो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी रिसीव कर रहा है, इसको सफिशिएंट नहीं एनर्जी मिल रहा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा, तो ठीक है भाई थोड़े टाइम तक और वेट कर लो, और एनर्जी दे रहे हैं थोड़े टाइम तक वेट कर लो, जब इसके पास सफिशिएंट हो जाएगा तो निकल जाएंगे। वेव थ्योरी मानता है कि अगर लेस इंटेंसिटी है, वेव थ्योरी कहता है कि अगर लेस इंटेंसिटी है और ये नहीं इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा तो थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़े और टाइम तक इसको इल्यूमिनेट कराओ, या तो तुम इंटेंसिटी बढ़ा दो या तुम टाइम बढ़ा दो। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से तुम्हारा निकलने लग जाएंगे, और निकल रहे थे तो KMax ज़्यादा लेके निकलने लग जाएंगे, वेव थ्योरी का ये मानना। तो KMax तो डिपेंड किया नहीं, फेल हो गया। अब वेव थ्योरी ये भी कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा कोई सर्टेन लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कम फ्रीक्वेंसी का है और नहीं निकाल पा रहा है, तो वेव थ्योरी कहता है कि भैया ये फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग एनर्जी देंगे सफिशिएंट तो लेके निकल जाएगा। मतलब कि इवन इफ थ्रेशोल्ड से कम भी हो फ्रीक्वेंसी तो मैं इंटेंसिटी बढ़ा के कंपनसेट कर दूंगा और इलेक्ट्रॉन को निकाल लूँगा। वेव थ्योरी का मानना है कि देयर शुड नॉट बी एनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप कहते हो कि इस फ्रीक्वेंसी से कम पे नहीं होगा, तो वेव थ्योरी कहता है कि हो जाएगा। आप फ्रीक्वेंसी कम रखो, मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा और एनर्जी ज़्यादा दे दूंगा तो निकल जाएगा। तो वेव थ्योरी ये कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी लिमिटिंग वैल्यू। आप कम फ्रीक्वेंसी का रखोगे और कम रखोगे, मैं इंटेंसिटी ही, आप फ्रीक्वेंसी हाफ करोगे, मैं इंटेंसिटी डबल ट्रिपल कर दूंगा, निकाल दूंगा। मीन्स वेव थ्योरी नहीं मानता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी से, लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का हो तो इंटेंसिटी आप 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स कर लो, नहीं निकलेगा। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी यही है कि आप 100,000 टाइम्स कर लो लेकिन सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का नहीं है तो नहीं निकलेगा। फोटोन बढ़ा दोगे, 2-2 रुपए का नोट दे दोगे तो थोड़ी ना 500 रुपये हो जाएंगे। स्टोरेज भी नहीं होता। वेव थ्योरी मानता है कि स्टोरेज होगा। वेव थ्योरी कहता है कि धूप में रखोगे तो धीरे धीरे एनर्जी गेन करके इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करते करते। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मामले में ये काम नहीं करता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मामले में ये काम नहीं करता कि भाई ये स्टोरेज कर लेगा, थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे जब एनर्जी बढ़ जाएंगे तो भैया टेम्परेचर भले ही बढ़ जाएगा लेकिन फोटोन निकलने का टेंडेंसी नहीं आएगा। फोटोन निकलने का टेंडेंसी नहीं आएगा जब तक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का ना हो। आप 10 घंटे तक इसको एक्सपोजर कर दो, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्सपोजर कर दो, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा थ्रेशोल्ड से कम है, नहीं निकलेगा। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है। लेकिन वेव थ्योरी कहता है कि नहीं भाई, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो निकल जाएगा।
तो टाइम लैग का कॉन्सेप्ट नहीं माना वेव थ्योरी कि टाइम कम क्या, जब एनर्जी दे रहे हैं सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा और ज़्यादा देर तक करेंगे फिर निकल आएगा। तो टाइम लैग का जो कॉन्सेप्ट है कि इंस्टेंटेनियस, तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं मानता। इसका केमैक्स डिसाइड होना चाहिए इंटेंसिटी से। वेव थ्योरी कहता है कि केमैक्स जो है वो इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ काम, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तो यही है कि इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है केमैक्स, तो ये भी फेल हो गया। दूसरा बात ये था भाई, और जो फैक्ट है तो डेल्टा टी इक्वल टू 0 वाला फेल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस नहीं मानता है भाई, ये कहता है इंटेंसिटी बढ़ा के हम वो कंपनसेट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ये भी फेल हो गया। फ्रीक्वेंसी का तो बात मानता ही नहीं कि फ्रीक्वेंसी कोई चीज़ नहीं है, लिमिटिंग नहीं है, फ्रीक्वेंसी है अपना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन एनर्जी देना मेन है। एनर्जी मैं दे रहा हूँ भाई, और एनर्जी दे रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो निकाल दूंगा, तो फ्रीक्वेंसी का तो कुछ बात माना ही नहीं। और इन्होंने बोला भाई कि केमैक्स जो काइनेटिक एनर्जी जो लेकर निकल रहा है वो मैं ज़्यादा एनर्जी दूंगा तो ज़्यादा लेकर निकलेगा। तो केमैक्स का डिपेंडेंसी उन्होंने इंटेंसिटी पे लगाया, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। तो इस तरह से वेव थ्योरी जो फैक्ट हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो वेव थ्योरी ये कहता ही नहीं कि पैकेट में दूंगा, पूरे में रहेगा। वेव थ्योरी तो ये भी कहता है कि सबको भाई मैं आइडेंटिकली दे रहा हूँ, तो यहाँ का सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ का भी निकलेगा, यहाँ का भी निकलेगा, यहाँ का भी निकलेगा, यहाँ का भी निकलेगा, सबको दे रहा हूँ, सबको यूनिफॉर्म दे रहा हूँ, तो सारे लोग पास करेंगे। जब दे रहे हैं सफिशिएंट, हम लोग जब दे रहे हैं एनर्जी, और एनर्जी दे रहे हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में, तो जितना एक्सपोजर एरिया है उन सब में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जबकि प्रैक्टिकल फैक्ट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि बगल वाला निकलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग पैकेट में दे रहे हैं। किसी को पैकेट मिला, किसी को नहीं मिला, मिला वो निकल गया, नहीं मिला जिसको नहीं निकला वो स्टोर करके भी नहीं रख सकता। समझ गए? तो इसलिए आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल फैक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन मॉडल एंड दिस इक्वेशन, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। और यहाँ पे वेव थ्योरी फेल हो गया, ठीक है, तभी तो ड्यूअल नेचर स्टेब्लिश्ड हो गया। तो इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के बाद ये फिर से ओपन हुआ कि रेडिएशन या लाइट जो है वो वेव है कि पार्टिकल है। भैया इसको एक बार रिव्यू कर लिया जाए। तो रिव्यू किया गया, तो उस समय के जो भी साइंटिस्ट है सब ने रिव्यू किया और बोला कि भैया ये ड्यूअल नेचर है, दोनों नेचर हैं इसमें प्रेजेंट रेडिएशन में। अब ये किस तरह का बिहेवियर दिखाएगा, तो डेट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ लाइट। कैसे कंडीशन में इसका इंटरेक्शन हो रहा है उस हिसाब से। अब मेटल सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है तो वहाँ पे इसका पार्टिकल नेचर डोमिनेंट रहेगा और उस हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होगा। और अगर हमारा डबल स्लिट हमारा इस तरह से बना हुआ है तो आगे ये इंटरफेरेंस दिखाएगा स्पेस में और स्क्रीन पे। अगर सिंगल स्लिट है तो डिफ्रैक्शन दिखाएगा। अब वो डिफ्रैक्शन प्रोनाउंस होगा नहीं होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्वेबल होगा नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अदर फैक्टर्स। कि भैया कैपिटल डी टू लार्ज टू स्मॉल हो जाए तो हमें हो सकता है डिटेक्ट ही ना हो, ये साइज़ बड़ा हो जाए स्लिट का तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा ही नहीं, तो वो सब तो अलग मैटर है। लेकिन इंटरफेरेंस होगा या डिफ्रैक्शन होगा या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कॉम्पटन इफेक्ट होगा, क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन। इसलिए ड्यूअल नेचर एस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है भाई, यहाँ तक बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई ऑनलाइन वाले, लक्षिता क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। भाई वेव नेचर तो फेल हो गया। अब हम लोग देखें कि डी ब्रॉगली साहब ने क्या किया। भाई तो डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि अच्छा ड्यूअल नेचर तो हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिया रेडिएशन का, तो उन्होंने साइड से होमवर्क किया थोड़ा, और उन्होंने सोचा चलो भाई सबके सामने तो ये हो गया कि ड्यूअल नेचर है, लेकिन मैं थोड़ा और सोचता हूँ इस पर। तो अपना अलग प्राइवेट लैब में सोचे कि भाई जब हम लोगों का नेचर जो है वो दो ही चीज़ से तो बना है,
कौन कौन भाई? तो एक रेडिएशन और दूसरा मैटर, दो चीज़ से बना है भाई, रेडिएशन एंड मैटर। मैटर उसको बोलते हैं जिसका रेस्ट मास होता है, और रेडिएशन उसको बोलते हैं जिसमें रेस्ट मास नहीं होता। तो दो ही चीज़ से बना है पूरा नेचर, पूरा यूनिवर्स। नेचर यहाँ बोलने का मतलब है यूनिवर्स। यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ से बना हुआ है, रेडिएशन या मैटर। तो हम लोगों ने भाई जब उन्होंने सोचा कि अच्छा रेडिएशन तो हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिया ड्यूअल नेचर, मीन्स पार्टिकल भी है और वेव भी है। इसका वेव नेचर अगर समझना हो तो हाइगन्स वेव थ्योरी पढ़ लिया जाएगा, जब भी पढ़ना होगा, जब भी ज़रूरत होगा। वेव नेचर समझना है तो हाइगन्स वेव थ्योरी, इसका पार्टिकल नेचर समझना है भैया तो फोटोन मॉडल, कार्पसस थ्योरी नहीं, फोटोन मॉडल, यानी कि क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन। एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, तो पार्टिकल नेचर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन मॉडल समझा जाए, और इसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और इसके बेसिस पे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन किया गया। ठीक है भाई। तो डी ब्रोगली साहब ने ये सोचा भाई कि जब ये रेडिएशन, जब यूनिवर्स पूरा बना है इन दो से, तो रेडिएशन को ड्यूअल नेचर आया तो मैटर को भी ड्यूअल नेचर होता होगा। इसका पार्टिकल नेचर है तो है ही भाई, ये दिखता भी है, जाता भी है, क्रिकेट बॉल है सर पे लगता है तो ब्लड भी निकाल देता है। पार्टिकल नेचर तो इसका ऑब्वियस है और ये ऑब्जर्वेबल है ही प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन इसका वेव नेचर, तो इसका वेव नेचर को उन्होंने बताया कि भैया कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर कुछ मूव करेगा, मोमेंटम रखेगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं इमेजिन करूँगा, मैं सोचूंगा कि एक वेव एग्जिस्ट कर रहा है। इसका नाम उन्होंने रखा मैटर वेव, और जिसका वेवलेंथ बताया इन्होंने फोटोन के लिए, जब वेवलेंथ आया h/p, h/mc, याद होगा फोटोन के लिए वेवलेंथ आया h/c, h/p हमारा यानी h/mc, तो वेवलेंथ यहाँ भी h/p यानी कि h/मोमेंटम होगा। लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल है तो इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होगा, तो इसको बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मैटर वेव। एनी मटेरियल पार्टिकल जब मूव करेगा, मटेरियल पार्टिकल उसको बोला जिसका रेस्ट मास है, और वो जब मूव करेगा मोमेंटम mv होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये होगा। तो मैटर वेव का तो पार्टिकल नेचर जानते ही हम लोग, काइनेटिक एनर्जी हमारा ½ mv² होता है, p = m/v होता है, ये सब तो खैर जानते ही हैं। और जो भी मैकेनिक्स पढ़ा है वो सब पार्टिकल की तो पढ़ा है। मैकेनिक्स जो 11th क्लास में पढ़ा वो था पार्टिकल डायनेमिक्स या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ते थे हम लोग, स्टैटिक्स डायनेमिक्स पढ़ते थे। तो जो पहले पढ़ते थे प्रोजेक्टाइल मोशन है या 1D मोशन है, तो उसमें क्या करते थे, पार्टिकल की तरह समझते थे। क्रिकेट बॉल है, पार्टिकल है, तो पार्टिकल काइनेमेटिक्स पढ़ा, पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़ा, और जब रोटेशन में आ गए तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स यानी रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो वो सब देखा। तो वो सब तो जानते ही है पार्टिकल नेचर क्या होता है जिसका रेस्ट मास है। लेकिन जब वो मूव करेगा तो मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल नेचर तो रखेगा, साथ में वेव नेचर भी रखेगा। अब इसमें एक और बात याद रखना है, उन्होंने बताया कि जब ये मैटर बड़ा मास का होता है ना, बड़ा मास का होता है और मोमेंटम होता है, तो ये जो वेवलेंथ है मैटर वेव, वो जनरली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसका कोई फिनोमेना हम लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि बड़े बड़े मास के जो मैटर वेव हैं वो ऑब्जर्वेबल नहीं हैं। लेकिन अगर ये हम लोग मैटर वेव देखें इलेक्ट्रॉन का, मैटर वेव देखें प्रोटॉन का, वेरी स्मॉल मास वाला, तो उनका जो मैटर वेव है वो हमारा प्रोनाउंस्ड है, और उसका वेवलेंथ हम लोग समझ सकते हैं या लैब में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए मैटर वेव को देखा, समझा, समझने के बाद इसका हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न या जो भी हम लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। डेविसन एंड जर्मर साहब ने इसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हुआ भाई
ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री आर्गूमेंट, क्योंकि भाई नेचर सिमेट्रिक होता है, यूनिवर्स सिमेट्रिक है, जब दो से बना है, इसका ड्यूअल नेचर तो इसका भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, इसका जो फार्मूला वही इसका फार्मूला होना चाहिए। और ये फार्मूला ध्यान देना, ये फार्मूला फिजिक्स में इकलौता फार्मूला है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p। ये फिजिक्स का इकलौता ऐसा फार्मूला है, सिंगल ऐसा फार्मूला है जो कि वेव और पार्टिकल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के पैरामीटर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। ये इसको हम लोग बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी रिलेशन। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी रिलेशन है क्योंकि इसमें वेव का पैरामीटर लैम्डा भी है और मोमेंटम जो पार्टिकल नेचर का वो मोमेंटम भी है। एक ऐसा इक्वेशन यही अकेले फिजिक्स का है, चाहे वेव का अलग इक्वेशन होता है या पार्टिकल नेचर वाले का अलग इक्वेशन होता है, आप 1D 2D 3D रोटेशन जो भी पढ़ते हैं वो सब पार्टिकल के लिए वैलिड है। और वेव वाले में पढ़ते हैं भाई ये डिफ्रैक्शन या YDAC इंटरफेरेंस जो भी पढ़ते हैं, वेव का अपना इक्वेशन है, पार्टिकल का अपना इक्वेशन है। लेकिन एक ही इक्वेशन में दोनों पैरामीटर आ जाएं, वेव के भी पैरामीटर आ जाएं, पार्टिकल के भी पैरामीटर आ जाएं, वो एक इकलौता ये इक्वेशन है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी रिलेशन। यही एक ही इक्वेशन है जिसमें वेव पैरामीटर भी है, पार्टिकल पैरामीटर भी है। तो मैटर वेव का भी वेवलेंथ उन्होंने बताया कि भाई इसी बेसिस पे आपको समझने हैं। और उन्होंने क्या किया भाई, एडिशनली ये किया, उन्होंने कैलकुलेशन किया। किस चीज़ का कैलकुलेशन भाई, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग मूव कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब मूव कराते हैं, कुछ हम लोग वेलोसिटी देते हैं, तो उस कंडीशन में जो बनता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। तो कैलकुलेशन ये क्वेश्चन आ भी सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि भैया इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली साहब ने कैसे कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन ऑफ ये फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V, ये लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्कूल के लिए भी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हम लोग V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराएं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैटर वेव होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो उन्होंने बताया था कि इसका वेवलेंथ जो हो जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस इतना एंगस्ट्रम, यही होता है ना। ये उन्होंने कैलकुलेट किया। जितना तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना चाहते हो करा दो। वो यहाँ रखो, 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो 100 वोल्ट रख दो, वैल्यू आ जाएगा मैटर वेव कॉरस्पॉन्डिंग टू मूविंग इलेक्ट्रॉन। 200 वोल्ट से कराओगे 200 रख देना पोटेंशियल डिफरेंस, वैल्यू। तो ये कहाँ से आया, तो इसका पूछ दिया जाता है स्कूल में। तो डेरिवेशन बेस्ड अगर आने का है, जो कि पता लग गया है 26 अप्रैल से है ना भाई एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत डिले हो गया, बहुत बच्चे और रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से करो भाई। जेई का आया ही नहीं है तो क्या कहा जा सकता है, होना तो चाहिए, एक होना चाहिए, बट अभी आ जाएगा। सब इलेक्शन में बिजी होंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी इलेक्शन में बिजी हैं, किसी को चिंता ही नहीं है कि बच्चों का क्या होगा। अब कोरोना भी नहीं है तभी भी, अब तो कोई बहाना नहीं है भाई, फिर भी डिले कर रहे हैं, 4 बार ले रहे हैं। बेचारे नीट वाले को 1 बार लेते हैं, 4 को 2 कर देते, उनका भी 2 कर देते, उनका भी कल्याण होता है। ये 4 बार लोग कर रहे हैं, बताओ, पता नहीं क्या होगा। चलो ये कैसे हुआ कैलकुलेशन भाई, तो ये देखो, डी ब्रॉगली साहब ने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट कराओगे V पोटेंशियल डिफरेंस से, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ तुमने रेस्ट में छोड़ा, ठीक है भाई, यहाँ रेस्ट में छोड़ोगे तो ये एक्सेलरेट होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड गेन होगा और इसका स्पीड फाइनली यहाँ निकलते टाइम मान लो u हो गया,
अगर u हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया हम लोगों ने, ध्यान देना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट कराया और ये u स्पीड हमारा हो गया, काइनेटिक एनर्जी गेन हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी हमारा गेन हो गया हाफ mu²। ध्यान देना भाई, तो हमें पता है कि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि वर्क डन, डी ब्रॉगली साहब ने बोला भाई कि वर्क डन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराए हो, v पोटेंशियल डिफरेंस है तो e भी है वर्क डन, और इससे इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ और हाफ mu² आ गया, मान लो ये मिल गया। या यूं बोलो भाई कि E इंटू वी वर्क डन जो हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया p²/2m, होगा कि नहीं भाई, p²/2m ही तो होता है काइनेटिक एनर्जी, p²/2m ही तो होता है, m से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो p²/2m ही तो काइनेटिक एनर्जी होता ही है, p²/2m। इसलिए यहाँ से p का जो वैल्यू आएगा वो 2mev अंडर रूट, ये आया तुम्हारा मोमेंटम का वैल्यू। ध्यान देना, अभी लिखना मत भाई, ये मोमेंटम का वैल्यू है। इसलिए इस बेसिस पे उन्होंने बताया कि वेवलेंथ जब इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे मैटर वेव का, तो वो वेवलेंथ हो जाएगा h डिवाइडेड बाई मास इनटू इलेक्ट्रॉन का स्पीड, दैट इज h/p, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मैटर वेव है वो h/p कितना भाई, तो अंडर रूट ट्वाइस mev, v से एक्सेलरेट कराए हैं तो ये वैल्यू उन्होंने डाल दिया भाई। अब इसमें h का वैल्यू रखेंगे, 2 का वैल्यू रखा 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखेंगे और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रखेंगे, V को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो भाई पता नहीं कभी 50 वोल्ट करेंगे, कभी 40 वोल्ट करेंगे, कभी 60 करेंगे, जो भी करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने दे, बाकियों का वैल्यू रख दें, बाकी सब हैं कांस्टेंट। तो इनका वैल्यू उन्होंने रखा और इसको जो मीटर में अगर आएगा, SI में मीटर में आएगा तो उसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 12.27/√V एंगस्ट्रम। तो मैटर वेव कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जिसको कि v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन का हमारा ये है मैटर वेव का वेवलेंथ। तो ये भी आ सकता है आपको डिराइव करना, तो कोई बात नहीं है भाई, ये कर लेंगे काम। चार्ज को हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन को, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, तो ये होगा। इसी फॉर्मूला का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में हुआ था। उन्होंने पहले, देखो भाई, डी ब्रॉगली साहब ने तो पहले इसका कैलकुलेशन कर दिया, इसलिए इसका नाम रहा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उन्होंने ये तो भाई असम्पशन करके और ये इस्टेब्लिश किया कि ये है, थ्योरेटिकल किया उन्होंने। अब ये जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो गया तब जाके ये फिर पक्का हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए उसी समय के साइंटिस्ट एक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, तो ये सिलेबस से हटा दिया गया है। इसमें हुआ क्या था, तो भाई एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के इसको निकेल क्रिस्टल पे स्ट्राइक कराया गया, निकेल क्रिस्टल पे स्ट्राइक कराया गया, इलेक्ट्रॉन गन बनाया गया था, इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, फास्ट इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराएंगे तो उतना काइनेटिक एनर्जी लेके पहुंचेगा। और ये निकेल क्रिस्टल पे स्ट्राइक कराया गया, और निकेल क्रिस्टल से स्ट्राइक करने के बाद ये एटम के डिफरेंट लेयर्स से इंटरफेयर हुए और यहाँ पे सर्टेन एंगल पे देखा गया, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का कैलकुलेशन, डिफ्रैक्शन देख करके वेवलेंथ का कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.67 एंगस्ट्रॉम आता है तो ये थ्योरेटिकल इससे यहाँ पे सर्टेन, जैसे 50 वोल्ट के लिए आया था, 50 वोल्ट के लिए जो सर्टेन स्पेशल बिहेवियर मिला था डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस होने के चलते, तो उन्होंने 50 वोल्ट रख करके इसमें भी कैलकुलेट किया गया थ्योरेटिकल वाला, और इसमें जब किया गया एक्सपेरिमेंटली जो लाया गया वो देखा गया 1.67 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ देखा गया भाई 1.66 एंगस्ट्रॉम है थ्योरेटिकल में। दोनों ऑलमोस्ट मैचिंग थे और इसलिए ये वेरीफाइड हो गया। एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के भी पोटेंशियल डिफरेंस से, और जब उसका वेवलेंथ देखा गया वो, और ये तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज नथिंग अबाउट, किसके अबाउट है भाई, बट इट इज़ अबाउट
वेरिफिकेशन ऑफ डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ डिब्रोगली वेवलेंथ। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है और ये फॉर्मूला याद रखने हैं। इस फार्मूला को ऐसे तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन इसका कुछ और फॉर्मेट भी है जो काम का है। देखो भाई, ये तो यहाँ तक आया ये फॉर्मूला, क्या भाई, तो लैम्डा जो होता है h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस MEV, ये आया फॉर्मूला अंडर रूट ट्वाइस MVE। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस M। अगर कोई दूसरा चार्ज एक्सेलरेट कराएं, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेलरेट कराएं, कभी हाइड्रोजन को भी एक्सेलरेट करा सकते हैं, कभी किसी और चार्ज को भी एक्सेलरेट करा सकते हैं। तो दूसरे चार्ज के लिए क्या बनेगा, E के बदले में Q डालेंगे और V तो भैया जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उस हिसाब से डालोगे। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा भाई कि तुम्हें कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया, वो नहीं दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा। तो क्या दिया जाएगा भाई, तो ये दिया जाएगा कि इसको एक्सेलरेट कराने से कितना काइनेटिक एनर्जी मिला, वो काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे यूज़ करने, क्यों, EV इज काइनेटिक एनर्जी। EV क्या है भाई, तो EV तो काइनेटिक एनर्जी है, EV हमारा काइनेटिक एनर्जी है, EV इज काइनेटिक एनर्जी। इसलिए ये ध्यान रहना चाहिए भाई कि EV हमारा काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी लिखा जा सकता है। और ये कभी ऐसा दे देगा कि भैया मोमेंटम दे देगा, इतना मोमेंटम है, m मास है पार्टिकल का, उसका मोमेंटम है, तो ये भी यूज करना पड़ सकता है। ये भी स्पीड दे दिया जाएगा तो भैया ये भी यूज करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं v नहीं लिख रहा हूँ, u लिख रहा हूँ, v से कहीं एक्साइटिंग वोल्टेज को ना कंफ्यूज कर लें। तो ये स्पीड भी दे सकता है। तो जब स्पीड देगा तो भैया ये काम करोगे, mv लिखोगे, मैटर वेव निकालना है। तो मोमेंटम देगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी देगा तो ये लिखेंगे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देगा तो ये यूज करेंगे। तो इस तरह से इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया है। जो दिया होगा उस हिसाब से काम करेंगे। स्पीड भी दे सकता है, मोमेंटम भी दे सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी दे सकता है, और कई बार ऐसा भी दे देगा भाई कि दो पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएं, सेम काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ भाई वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। अब दो को एक्सेलरेट कराएं हो, सेम काइनेटिक एनर्जी दी हो, तो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, रेशियो लोगे मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अंडर रूट m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो दे देगा भाई कि इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ प्रोटॉन है। अब बताओ भाई रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी दिया है। तो जब काइनेटिक एनर्जी दिया है तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना, फिर उधर वाला नहीं यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे और k को छोड़ देंगे, h को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे। वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m। तो इस तरह से काम करेंगे। लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा प्रोटॉन, इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वाला का, ऊपर चला जाएगा प्रोटॉन वाले का। तो इस तरह से इस पे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन बनते हैं। बोलो भाई क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले बोलो क्या क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है तो ठीक है भाई, इतना ही आपका कॉन्सेप्ट यूज होता है। बाकी हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। भाई आपका मैंने भेजा भी था व्हाट्सएप पे कि कल आपका टेस्ट है एटम का, तो अब थोड़ा टेस्ट भी लेना है। टाइम आपको सीबीएसई वालों ने बहुत ज़्यादा दे दिया, तो इसलिए जो लोग भी एंट्रेंस बेस्ड हैं उनको अब एंट्रेंस पे भी फोकस करना चाहिए और 11th के टॉपिक को भी लेकर के चलना चाहिए। फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। सीबीएसई इतना डिले कर दिया बोर्ड का टर्म 2 को कि आप उसके चक्कर में रहेंगे तो एंट्रेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए उसको साइड में धीरे धीरे होगा। क्योंकि देखो अगर मैं अच्छे से इसको जल्दी से अगर कराना चाहूँ तो मुश्किल से 2 वीक का सिलेबस है। 1 वीक लगेगा न्यूक्लियस में और 1 वीक लगेगा, यानी कि 3 क्लास न्यूक्लियस में, 3 क्लास सेमीकंडक्टर, बस इतना ही चाहिए। वो भी 3 क्लास सेमीकंडक्टर में मुश्किल से ही लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ हटा दिए गए हैं।
एक तो उसके बाद भी एक चैप्टर था कम्युनिकेशन, वो तो पूरा ही ख़त्म हो गया। सेमीकंडक्टर में आपका 60% रिमूव्ड है, 40% ही पढ़ना रह गया है। सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट हटा दिया गया, ट्रांजिस्टर हटा दिया, ट्रांजिस्टर ही तो आधा था भाई, सिर्फ रह गया है डायोड। सिर्फ बैंड डायग्राम और डायोड रेक्टिफिकेशन देखने हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड था जिसमें 4 डायोड होते थे, उसमें से भी एक डायोड को ले डूबा। जेना डायोड भी अब नहीं पढ़ने हैं, 3 डायोड पढ़ने हैं। तो ये तो भाई 3 क्लास, चलो मानते हैं 3 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। तो 2 वीक का मुश्किल से रह गया है। मैं चाहता हूँ कि आराम से चलो भाई, ऐसा भी नहीं कि 2 वीक के बाद हम लोग चाहें कि रिवीजन भी हो। जब ये हो जाए तो रिवीजन भी चले और आप न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करें खूब। तो जैसे सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद मैं न्यू रिवीजन शेड्यूल आपका चलाऊँगा और एंट्रेंस वाले का चलाऊँगा, तो बात बन जाएगी। चलो अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं भाई, इस पे कुछ न्यूमेरिकल किया जाए। एटम और ड्यूअल नेचर दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं, इसलिए एक टेस्ट आपका मैं कल लेने जा रहा हूँ एटम का, और 3-4 दिन के बाद फिर लूँगा, वो होगा एटम प्लस ड्यूअल नेचर का, या तो फिर ऑप्टिक्स एंड ड्यूअल नेचर, कुछ भी 2-3 चैप्टर कंबाइन करके करूँगा। ऑप्टिक्स भी इसमें कंबाइन करके लूँगा। और अभी ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ MCQ टेस्ट, अभी ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ, लेकिन आपको 5-6 सैम्पल टेस्ट, मॉक टेस्ट ऐसा लूँगा जो CBSE का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से वो ऑफलाइन होगा। वो सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव जैसा है वो न्यू पैटर्न के हिसाब से हो जाएगा, बोर्ड ओरिएंटेड। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव चलने दो, ऑब्जेक्टिव चलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पे आ जाएं। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ट्राई किया जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखो भाई ये एक डाउट क्वेश्चन था, हम लोगों ने दिया था होमवर्क में, उसका डाउट क्वेश्चन था। इफ़ फ्रीक्वेंसी ν1 इज़ द फ्रीक्वेंसी सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। तो सीरीज लिमिट में एक छोटा सा डिस्कशन मैंने थोड़ा सा किया भी, हिंट दिया था, लेकिन आप पता नहीं समझे या नहीं समझे। सीरीज लिमिट होता है भाई, लिमिट जो लाइमन सीरीज हैं, बामन सीरीज हैं, पर्सन सीरीज है, जो भी सीरीज हैं उनका लिमिट का मतलब है भैया, जब सीरीज होता है तो उसमें n फाइनल पता लगता है भाई। लेमन सीरीज है तो n फाइनल इज 1, लेकिन n इनिशियल अगर हमारा इनफाइनाइट हो, लिमिटिंग वैल्यू में क्या होगा, 2 से भी 1 पे आ सकता है, 3 से भी 1, 4 से भी 1, 5 से भी 1। लेमन सीरीज में तो कहीं से भी 1 आ सकता है, लेकिन लिमिटिंग केस में क्या, इनफाइनाइट से 1 तक। इनफाइनाइट से जब आए तो वह है उस सीरीज का लिमिट। और अगर n = 2 से 1 पे आए तो वो है फर्स्ट, तो फर्स्ट लाइन बोलते हैं उस सीरीज का। फर्स्ट लाइन वो क्या होगा, इमीडिएट बाद वाले का, 2 से 1, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज बोल देंगे। तो खैर अभी यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से अगर मतलब काम करें तो ये पता लग जाना चाहिए। चलो देखते हैं भाई। तो ν1 फ्रीक्वेंसी, वो सीरीज लिमिट है किसके लिए भाई, वो फ्रीक्वेंसी किसके लिए है, तो सीरीज लिमिट ऑफ लेमन सीरीज मतलब n इनिशियल इनफाइनाइट से n फाइनल 1 के लिए। ये हो गया ν1 वाला फ्रीक्वेंसी। बोलो ठीक है भाई, ये ν1 वाला फ्रीक्वेंसी हो गया, n इनिशियल इन्फिनिटी से n फाइनल 1। तो ये लेमन सीरीज का सीरीज लिमिट हो गया। तो क्वेश्चन में दिया था ν1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लेमन सीरीज, ν2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो ν2 जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज का मतलब हो गया कि n फाइनल हमारा 1 है, लेमन सीरीज है तो, और n इनिशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो n इनिशियल जब 2 करोगे तभी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो ये है ν2 एंड ν3 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर सीरीज। अच्छा भाई, तो ν3 जो है हमारा सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर सीरीज है। सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर सीरीज है मतलब n फाइनल 2 है और n इनिशियल क्या है भाई, तो n इनिशियल इनफाइनाइट। तो ये सीरीज लिमिट हो गया ये। अब इसका रिलेशन बताने हैं, इनमें रिलेशन बताने हैं भाई। तो इनमें रिलेशन बताने हैं तो देखो भाई, एक तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करके आगे बढ़ा जा सकता है
कि भैया ये आखिर है क्या फ्रीक्वेंसी, ये आखिर है क्या फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को भी एक्सप्रेस करें और तब रिलेशन इस्टेब्लिश करें। एक तो भाई ये मेथड है एनालिटिकल मेथड, जिसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट को कुछ दिखाई नहीं दिया ठीक से, मतलब 2 आंख से तो दिखाई दिया, तीसरे आंख से ऑब्जर्वेशन आई जब नहीं काम किया, तो ये है कि इसका लिखो और लिंक करो क्या रिलेशन है। और जिसका ऑब्जर्वेशन मेथड काम करेगा उसको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट रिलेशन बता सकता है। तो जो इस बुक में सॉल्यूशन है वो तो भाई ऐसे ही है कि लिख दो भाई और रिलेशन निकाल दो। आप खुद सोचो जरा इस चीज़ को, अगर हम लोग सोचें कि लेमन सीरीज का सीरीज लिमिट का फ्रीक्वेंसी दिया है, बामर सीरीज का भी सीरीज लिमिट का फ्रीक्वेंसी दिया है, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज का भी दिया है भाई, तो ये कैसे होगा। समझ में आया कि ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ध्यान से समझो। फर्स्ट सीरीज, ये सीरीज लिमिट ऑफ लेमन सीरीज दिया न्यू वन, सीरीज लिमिट ऑफ लेमन सीरीज मतलब फाइनल तो 1 होने हैं, इनिशियल हमारा इनफाइनाइट हो जाए, तो वो है सीरीज लिमिट, सीरीज का लिमिट हो गया वो। और न्यू टू क्या था भाई, तो न्यू टू था फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज का मतलब होता है फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन मतलब इमीडिएट ऊपर वाला से आना, तो ये फर्स्ट लाइन है, फिर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और लास्ट में सीरीज लिमिट, यही होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज कि 2 से 1 को लेंगे तो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज मिला। और बामर सीरीज का बोल रहा है न्यू 3 है, न्यू 3 इज सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज, मतलब n फाइनल 2 होना है, n इनिशियल इनफाइनाइट होना है। तो इन तीनों का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, तो 1 वेवलेंथ का तो कम से कम याद रहता है भाई, और कुछ नहीं दिया हुआ हाइड्रोजन का होगा, कुछ नहीं देगा अगर एटम तो हाइड्रोजन का देखेंगे, ठीक है। और ये RZ² 1/λ, और ये क्या होता है भाई, तो 1/n फाइनल स्क्वायर, यही होता है भाई, क्योंकि n फाइनल कम वाले में आता है, देखो ज़्यादा से कम वाले में आता है, तो ये होना चाहिए। उस समय यही तो हुआ था, तो फिर मैंने भेजा था लिख करके, ये है। तो इसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, तो C = न्यू लैम्डा होता है। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी चाहिए और लैम्डा पता है, तो C/λ अगर बोलें, C/λ = फ्रीक्वेंसी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर लिखना चाहते हैं तो 1/λ को फ्रीक्वेंसी अगर लिखेंगे, तो 1/λ को अगर लिखना चाहेंगे तो फ्रीक्वेंसी अपॉन C लिखेंगे। 1/λ को क्या लिखेंगे भाई, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन C लिखना चाहें लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अपॉन C। और लोग रेडीमेड याद रखते हैं, 1/λ को फ्रीक्वेंसी अपॉन C लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन C लिखेंगे तो C इधर आ जाएगा, यानी कि C × R, और Z तो भाई 1 ले लेंगे, हाइड्रोजन के लिए ही है। और n फाइनल हमारा जो भी रहेगा, n फाइनल उसका स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर करेंगे और काम बनता रहेगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, सॉल्यूशन जब करेंगे एनालिटिकली अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। और इसके हिसाब से पहला वाला जो न्यू 1 है वो बोला गया कि भाई सीरीज लिमिट यानी कि R × C है, और ये सीरीज लिमिट है लेमन सीरीज का, मतलब फाइनल हमारा 1 है और इनिशियल हमारा इनफाइनाइट है। तो इससे मिल गया, ये कितना मिल गया भाई, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि RC। पहला वाला न्यू 1 हो गया RC। उसी तरह से न्यू 2 जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, तो न्यू 2 का वैल्यू हो जाएगा RC × न्यू 2 जो है हमारा वो किस लिमिट का था भाई, तो न्यू 2 था हमारा n फाइनल तो 1 हो, लेमन सीरीज का फर्स्ट लाइन, तो लेमन सीरीज का फर्स्ट लाइन तो ये वाला तो हो गया भैया लेमन सीरीज, और फर्स्ट लाइन मतलब 2 वाले से ये काम करना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 - 1/4 यानी कि 3/4 ऑफ RC ये मिलेगा। और न्यू 3 क्या मिलेगा भाई, तो ये भी सीरीज लिमिट है, किसका है भाई, तो ये बामर सीरीज का है, तो 1/n फाइनल है 2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर करोगे तो इससे क्या मिल जाएगा, तो RC/4 मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद इनमें रिलेशन ढूंढेंगे क्योंकि सब RC के टर्म में है। तो चलो ऐसे करके रिलेशन अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप देख सकते हो भाई कि RC/4 और 3RC/4 को सम करेंगे तो RC मिल जाएगा। इसका मतलब न्यू 1 = न्यू 2 + न्यू 3, ये मिल जाएगा रिलेशन। ये इक्वल टू, क्योंकि 3/4 है और ये वाला RC/4 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोग ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपना सेटिस्फाई करेगा भाई।
तो न्यू1 इज इक्वल टू न्यू2 प्लस न्यू3 है, न्यू1 इज इक्वल टू न्यू2 प्लस न्यू3 है, तो इसलिए ये हो जाएगा न्यू1 माइनस न्यू2 इज इक्वल टू न्यू3। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, न्यू1 माइनस न्यू2 इज इक्वल टू न्यू3, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई। तो ये एनालिटिकली है, एनालिटिकली है, ठीक है। और ऐसा ही सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है, इस तरह से सॉल्यूशन भी है इसका पीडीएफ भेज दूंगा सबको व्हाट्सएप पे। तो लेमन सीरीज के लिए निकालेंगे तो यही लिखेंगे भाई, और सीरीज लिमिट लेमन सीरीज का ऐसे से लिखा। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा था कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग ऐसे सोचें, अगर इसका क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहें, थोड़ा सा सोचें कि भाई आखिर है क्या चीज़, अगर वो चीज़ में डायरेक्ट स्ट्राइक कर जाए तो वो जल्दी से आपका सॉल्व कर देगा, टाइम सेव हो जाएगा। नहीं तो फिर ये तो है ही, ये जो एनालिटिकल है वो तो है ही, ये तो भागा थोड़ी जा रहा है, ये तो कैलकुलेशन कर लोगे तो आएगा ही। लेकिन अगर हम लोग एनालाइज करें और कुछ ऑब्जर्व हो जाए तो कॉमन सेंस वाला मेथड थोड़ा टाइम सेव कर देगा। तो देखो भाई, सीरीज लिमिट की जहाँ तक बात आ गई, ये होता था n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ऐसा होता था। ऐसा इमेजिन कर लेंगे भाई, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते इन्फिनिटी, ऐसा होता था। तो इसने बोला भाई कि सीरीज लिमिट न्यू1 क्या है, सीरीज लिमिट ऑफ लेमन सीरीज है। न्यू1 क्या है, सीरीज लिमिट ऑफ लेमन सीरीज, मतलब ये जो रेडिएशन होगा ये हमारा न्यू1 फ्रीक्वेंसी का है। और कह रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज ये क्या है भाई, तो ये न्यू2 है। और फिर कह रहा है कि सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर सीरीज, तो बार्मर सीरीज का मतलब ये, सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से आएगा भाई, तो बार्मर सीरीज का ये है न्यू3। तो हमें पता नहीं है क्या कि ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस उसी करस्पॉन्डिंग तो h नहीं होता है, ये एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू ये एनर्जी डिफरेंस प्लस ये एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ तो हमें डायरेक्ट दिख जाएगा कि न्यू1 इज इक्वल टू न्यू2 प्लस न्यू3 है, यानी ये जो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग h नहीं होगा, ये जो करस्पॉन्डिंग h नहीं होगा, ये करस्पॉन्डिंग जो h नहीं होगा, तो ये एनर्जी डिफरेंस यानी कि ये फोटोन का जो एनर्जी होगा h न्यू1 इज इक्वल टू h न्यू3 प्लस h न्यू2 हुआ। तो सीधा लिख देंगे ना, जैसे ये क्वेश्चन में ये डायग्राम सोचते, इस पे सोचते तो सीधा बोलते कि अच्छा ये वाला है और ये दिया हुआ है न्यू2 और ये दिया हुआ है सीरीज लिमिट बार्मर सीरीज का, तो ये तो दोनों सम करेंगे तो ये मिल ही जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी होता है फोटोन्स का वो तो h नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि E1 एनर्जी इज इक्वल टू E2 वाले फोटोन का एनर्जी प्लस E3 वाले का, यानी कि h न्यू1 इज इक्वल टू h न्यू2 प्लस h न्यू3। ऐसे करके आप सोचते, आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं भाई कि सीधा ही आप समझ जाते कि एनर्जी का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए ये एनर्जी इक्वल टू ये प्लस ये है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू2 प्लस न्यू3 है। तो ऐसे सोच लेते तो जल्दी हो जाता काम। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो इसमें वही दिया हुआ है, एनालिटिकल मेथड दिया हुआ है, थोड़ा लंबा लगेगा, टाइम लगेगा। चलो एक और क्वेश्चन देखें। Out of the following, which one is not possible energy for a photon to be emitted by hydrogen atom according to Bohr's atomic model? तो खैर अभी इसमें पूरा ऑप्शन नहीं, 3 ही ऑप्शन है, एक और ऑप्शन था। तो जो भी ऑप्शन को गोली मारो, पहले इस क्वेश्चन को समझा जाए, सॉल्व किया जाए। आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ दिए हुए हैं, विच वन इज नॉट पॉसिबल एनर्जी ऑफ ए फोटोन, कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है एनर्जी ऑफ फोटोन का। एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि h नहीं होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि एनर्जी का डिफरेंस भी होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन जो hc बाई लैम्डा या h न्यू है, तो एनर्जी का डिफरेंस कौन सा इनमें से एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं हो सकता है। तो भाई इसमें हाइड्रोजन एटम में, तो हाइड्रोजन एटम में होता है -13.6, और क्या होता है भाई, तो -3.4 ये होता है। क्यों भाई, -13.6 डिवाइडेड बाई 2a², फिर उसी तरह से भाई 3a² तो -1.5 हो जाता है, फिर -0.85 हो जाता है शायद, ये हो जाता है इस तरह से। तो अगर फोटोन निकलेगा एनर्जी लेकर के, तो भैया 1.9 वाला क्या हो सकता है,
1.65 वाला हो सकता है, तो 0.65 वाला ये दिख रहा है हमें, दिख रहा है कि नहीं? 0.65 वाला तो हो सकता है। अच्छा 1.9 वाला बताओ भाई, 1.9 वाला भी तो है यहाँ पे, बोलो है कि नहीं? 1.9 का डिफरेंस, इन दोनों में 1.9 का ही डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस होता तो 3.5 होता, 3.4 है, 1.9 का है तो ये भी हो सकता है भाई। 13.6 तो इनफाइनाइट पे, ये इसको बिल्कुल एनालाइज करो तो 13.6 देने पड़ेंगे, और या तो फिर यहाँ से ग्राउंड स्टेट पे सीधा इनफाइनाइट से सीरीज लिमिट वाला लेमन सीरीज का, तो 13.6 वाला भी हो सकता है। तो उसका एक और अगर कुछ हो, मान लो कुछ भी दे दें, 12.5 दे दें, तो क्या ये हो जाएगा? तो ये तो नहीं होगा, ये कोई गैप नहीं है, 12.5 का कोई गैप नहीं है। यहाँ में जो गैप होता है वो होता है 10.2। 10.2 का है, या कोई और दे दे भाई, 3.6 का दे दें, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 3.6 वाला भी नहीं होता है। तो इस तरह से देखना है कि कौन कौन हो, ये फोटोन हो सकता है, ये फोटोन हो सकता है, ये फोटोन हो सकता है, लेकिन कोई और देखेंगे वो नहीं हो सकता भी है, देख लेंगे भाई इसमें, ठीक है। ये काम हो सकता है, इस तरह से हम लोग इसका डिसीजन ले सकते हैं। चलो और ज़रा देखें भाई, एक और क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन को ज़रा ट्राई करो भाई। If series limit frequency of Lyman series is new L, then series limit frequency of P-Fund series क्या होगा? तो देखो सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से आ गए n इज इक्वल टू 1 पे, तो ये लेमन सीरीज ये है, यही कह रहा है ना भाई। तो ये कह रहा है कि न्यू एल है लेमन सीरीज का सीरीज लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यही तो कह रहा है। लेमन सीरीज का यानी n इक्वल टू 1 फाइनली इनफाइनाइट से आ रहे हैं, ये है न्यू एल। देन सीरीज लिमिट ऑफ पी फंड सीरीज, तो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो बताओ भाई पी फंड सीरीज कहाँ रहता है? तो ये लेमन सीरीज है 1 पे, बामर सीरीज है, ये क्या है? पास्टन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, पी फंड सीरीज है, यानी कि फाइनल हमारा 5 होना चाहिए, और सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से 5 तक। तो इसका लिखेंगे भाई, तो इसका लिखेंगे न्यू एल इज इक्वल टू आर सी 1 अपॉन तो 1 स्क्वायर एन फाइनल माइनस इन्फिनिटी, मतलब आर सी। तो लेमन सीरीज का तो सीरीज लिमिट आर सी होता है, तो ये है। और इसका जो निकालना चाहते हैं पी फंड सीरीज के लिए, यानी कि अगर ऐसे लिखें पी फंड सीरीज के, ये लेमन सीरीज के लिए था, तो ये हो जाएगा आर सी और 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, एन फाइनल 5 होता है, माइनस ये 0, मतलब इनफाइनाइट मतलब 0। तो ये हो गया आर सी बाई 125, तो आर सी बाई 25 ये हो गया भाई। आर सी बाई 25 का मतलब क्या? आर सी तो था न्यू एल, तो इसलिए बोलेंगे न्यू एल डिवाइडेड बाई 25, तो न्यू एल डिवाइडेड बाई 25 कर देंगे, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा एक ऑप्शन कोई। तो बहुत छोटा टॉपिक था एटम, और क्वेश्चन भी ज़्यादातर फार्मूला पुटिंग होते हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो फार्मूला पुटिंग रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए कल के टेस्ट में आप क्वेश्चन कोशिश करें कि पूरा 100% मार्क्स आए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो इसमें देखो भाई क्या है क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन का ही क्वेश्चन है। सम एनर्जी लेवल ऑफ ए मॉलिक्यूल आर सोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ λ1 λ2 इज आर इज गिवन बाई। किसी मॉलिक्यूल के लिए तो ऐसा लिखा हुआ है, तो भाई आपको तो बोर्ड मॉडल फॉलो करता हुआ ही समझने हैं। तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ, इस वेवलेंथ λ1 एंड λ2 का, तो λ1 यहाँ है, λ2 यहाँ, इनका रेशियो चाहिए। तो इन सब में क्या है? एनर्जी है, एनर्जी यहाँ दिया हुआ है, तो एनर्जी के टर्म में वेवलेंथ को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का अगर लिखेंगे
तो एनर्जी होगा हमारा, एनर्जी फोटोन का वो hc/λ1 होगा, जो कि एनर्जी डिफरेंस होगा वो कितना भाई, तो यहाँ पे है ये एनर्जी -E और यहाँ है -2E, मतलब एनर्जी का डिफरेंस तो E है। एनर्जी का डिफरेंस क्या है, -E यहाँ है और यहाँ पे -2E, मीन्स E का एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ -2 है तो यहाँ -4 है। भाई जो भी E का डिफरेंस है तो E एनर्जी वाला ये है, तो E का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि hc/λ1 जो है, hc/λ1 ऐसा बोलें इज इक्वल टू E है, यानी कि 1/λ1 अगर लिखना चाहें तो 1/λ1 है E/hc, ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली दूसरे वाले का देखेंगे 1/λ2, जब इतना मेहनत कर ही लिया, यहाँ देखो जब हमने लिखा भाई hc/λ1 तो एनर्जी डिफरेंस था E, तो E लिख दिया hc/λ1, यहाँ एनर्जी ये हटा दिया भाई, एनर्जी है ये, यहाँ E के टर्म में लिख रहे हैं इसलिए ये हुआ, तो 1/λ1 हमारा ये है, 1/λ1 E/hc। तो जब इतना मेहनत कर दिया तो 1/λ2 वैसे ही, ये तो एनर्जी का डिफरेंस ही तो था, तो एनर्जी का डिफरेंस λ2 वाले के लिए कितना है, E है, और इधर -4E/3 है, तो इन दोनों में डिफरेंस अगर निकाले तो कितना है, E/3 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस इज ऑफ E/3, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा भाई E के बदले में E/3 और hc है, तो यही हो गया। इट मीन्स क्या हो गया बताओ भाई, लैम्डा में रिलेशन क्या हो गया, तो E/hc है, E/hc इज, E/hc जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि 3/λ2 है। E/hc क्या है भाई, तो 3/λ2 है, तो 1/λ1 को 3/λ2 लिख दिया, और इस तरह से 3λ1 = λ2 हो गया। तो हमें कौन सा चाहिए रेशियो, λ1/λ2 चाहिए, तो λ1/λ2 चाहिए, तो λ1 को इधर ले जाओ, λ1/λ2 हो जाएगा 1/3, तो ये 1/3 हो जाएगा। मेन तो आपको दिखना था एनर्जी डिफरेंस E = hc/λ1 और एनर्जी डिफरेंस E/3 = ये 1/λ2, तो वैसे लिख लिया। जब एक बार आपने सॉल्व करके ले आए और आपका एनर्जी डिफरेंस यहाँ है, तो एनर्जी डिफरेंस दूसरी बार में E/3 हुआ, तो डायरेक्ट इसी में लिख सकते हैं E/3, फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा भाई, तो ऐसे करके हम लोग काम चला सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या किया गया है देखो, वेवलेंथ इज इक्वल टू hc/E, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस, hc तो दोनों में रहेगा ही, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो λ1 के लिए hc/E हो गया और इसके लिए E/3 रख दिया और रेशियो निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए, ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाई एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रॉम, से एब्जॉर्ब किया चला आया भाई। द रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ अ बोर रेडियस, बोर रेडियस मतलब R0, बोर रेडियस, तो बोर का जो ग्राउंड स्टेट में रेडियस है वो, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो भाई, हाइड्रोजन इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट, तो n = 1 पे इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, इज एक्साइटेड बाई ऑब्जर्विंग ए फोटोन ऑफ 980। अब 980 ऑब्जर्व करके यह कहाँ गया हमें नहीं पता, क्योंकि भाई 980 एंगस्ट्रॉम का लिया है, तो कितना एनर्जी का लिया है उससे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ तो -13.6 है ग्राउंड स्टेट में, यहाँ -3.4 है, या -1.5 है, ये क्या है। अब ये कहाँ गया, तो 980 एंगस्ट्रॉम का एनर्जी चाहिए होगा, तो hc/λ यही होता है एनर्जी। अगर लैम्डा दिया है तो देखो, इसको हम लोग डायरेक्ट भी मैंने बताया था कभी, शायद कभी बताया था कि एनर्जी डायरेक्ट अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में हो, तो मैंने एक रिलेशन बताए थे 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, बोलो बताया था रिया। तो अगर वेवलेंथ हम लोग डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में डालें तो ये एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, तो इससे अगर हम लोग करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ला सकते हैं। देखो ये भी वही चीज़ किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग कैंसिल करें, 980 मतलब 1000 हो गया एक तरह से, और 1000 हो गया तो ये 12 पॉइंट समथिंग है, 1000 हो गया तो 12.4 के आसपास मान सकते हो। समझो ये 1000 हो गया और 1000 हो गया तो ये यहाँ आ गया,
12 पॉइंट समथिंग, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का समझो एनर्जी है। फिर भी अगर इससे हम लोग निकालना चाहें एनर्जी, तो वो देखो एनर्जी में देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है Hc इज इक्वल टू 1 to 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम और डिवाइडेड बाई 980 एंगस्ट्रम रखोगे तो इससे क्या मिलेगा तुम्हें भाई? तो ये वही चीज़ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कुछ 12 पॉइंट। यही तो हम लोगों ने भी यही वाला किया हुआ है ना, वही किया हुआ है। तो इससे जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेशन इसमें किया भी होगा, क्यों हम लोग इतना ये करें। तो देखो 12500 डिवाइडेड बाई 980 और ये इस खैर ये फॉर्मूला यूज़ करके किया हम लोग, आ गया 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कहाँ पहुँचे? एनर्जी जब 12.4 लेके जाएगा तो गैप देखो कि किस में 0.85 है, तो ये गैप किस में है 12.4 का। तो 12.4 का गैप अगर ऐसे आ रहा है, ये है 12.4 और प्लस 0.85 करोगे तो ऑलमोस्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना। तो इसलिए ये n फाइनल, इसका मतलब n जो है नीचे हमारा ये जो पहुंचा है वो n इक्वल टू 4 पे पहुंचा, इसका मतलब ये हुआ। या तो फिर देखो, एक तो हम लोगों ने देखा कि आखिर कितना एनर्जी का इसने फोटोन लिया है, तो हमने वेवलेंथ रख करके देखा 12.4 का लिया है। तो 12.4 के हिसाब से निकाल रहे हैं कि ये तो गैप 10.2 का होता है, ये गैप थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, ये गैप हमारा ऑलमोस्ट 12.4 का है। तो ये गैप है, इसका मतलब कि ये फाइनली यहाँ पहुँचा है। ठीक है भाई, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि n इक्वल टू 4 पे गया है। तो n इक्वल टू 4 पे गया है तो 4 वाले का जो रेडियस बनता है, 4th वाले का रेडियस बनता है, वो क्या बनता है भाई? तो याद होगा कि n स्क्वायर इंटू फर्स्ट वाले का रेडियस होता है। n स्क्वायर इंटू फर्स्ट वाले का रेडियस हमारा a0 दिया हुआ है क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस। बोर रेडियस का मतलब ग्राउंड स्टेट वाले में, तो अगर 4 रखेगा तो कितना हो जाएगा? 16 a0 हो जाएगा। 4th ऑर्बिट में 16 a0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट कर लिए इस तरह से। इसमें क्या किया वो देखो, द एनर्जी एब्जॉर्ब इज Hc बाई लैम्डा। तो Hc बाई लैम्डा जो एनर्जी लिए हैं वो लिख रहे हैं भाई 13.6, और ये वाला जो एक्सप्रेशन जो होता था वो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि n फाइनली कहाँ गया, तो इसमें यहाँ पे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना है। n2 का वैल्यू हम लोग जब ये जो एनर्जी रख देंगे और 13.6 ये वाला, तो एक n हमारा 1 है, तो दूसरा n2 हमारा क्या होगा? तो n2 का वैल्यू यहाँ से भी 4 निकाल सकते हैं कि दूसरा ऑर्बिट नंबर क्या है, तो 4 से निकाल लिया। और निकाल लिया तो फिर हम लोग द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज होता ही है a0 इंटू n स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है रेडियस बोर ऑर्बिट का 0.53 एंगस्ट्रॉम या जो भी आता है। सो द रेडियस ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, इस एक्साइटेड स्टेट में जहाँ ये पहुँचा है वहाँ पे हो गया 4 स्क्वायर टाइम्स। तो इस तरह से निकाल सकते हैं भाई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? चाहे तो आप ऐसे देखें कि कितना एनर्जी का एब्जॉर्ब किया, वो कहाँ पहुँचा, या तो आप मान लें कि भैया ये n पे पहुँचा तो उसका एनर्जी कितना होगा, तो n पे पहुँचा है तो उसका एनर्जी ये, और ये है तो यही हमारा Hc बाई लैम्डा है। लैम्डा का वैल्यू रख देंगे, Hc का वैल्यू दिया ही है, उस हिसाब से काम कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन आपका इसमें काम करेगा, आप जैसे भी आप सोच लें इसको। एक और क्वेश्चन है, देख लो, एक और क्वेश्चन है 14 नंबर, इसको जरा देखा जाए। अच्छा, टाइम भी होने वाला है। यानी कि पहले से भी चाहते तो आप एनर्जी Hc बाई लैम्डा दिया है, एनर्जी इज इक्वल टू n मान करके आप देख लो भाई, n के लिए गया एनर्जी, तो इतना एनर्जी n किसके लिए होगा, तो n एक ले लिया अननोन, और उससे हम लोगों ने करके भी निकाल लिया, जैसे भी सोचें। विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट बिटवीन टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट वाइल एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में,
किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सोचो इसका क्या होगा भाई, क्या रिलेशन होगा बिटवीन टाइम पीरियड निकालना है भाई, nth ऑर्बिट में टाइम पीरियड निकालना है, किसी ऑर्बिट में टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का n के फॉर्म में, टाइम पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिट व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो टाइम पीरियड और नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर, यानी कि Tn एज ए फंक्शन ऑफ n चाहिए, टाइम पीरियड एज ए फंक्शन ऑफ ऑर्बिट नंबर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे भाई, फटाफट निकाल लो। एनर्जी से इक्वेट कर देंगे h/t को, h/t को एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। h/t एनर्जी होता है, h न्यू, तो टाइम पीरियड से रिलेशन निकालना है ना, तो न्यू को 1/t h/t। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो, क्या कहना चाह रहे हो भाई, बोलो। एनर्जी होता है सर h न्यू, अब न्यू को लिख देंगे 1/t टाइम पीरियड। न्यू को लिख देंगे 1 टाइम पीरियड। हाँ, अरे तो ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन थोड़ी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन नहीं है ना, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है जिसका फ्रीक्वेंसी, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ये कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन है। अब इसमें थोड़ी 1/t टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आप समझ लोगे, ऐसे नहीं निकालेंगे ये टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड तुम्हें निकल सकता है भाई कि 2πr डिस्टेंस कवर करने हैं vn स्पीड से, टाइम पीरियड निकालना है, रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड निकालना है, किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नहीं निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी ये नहीं निकालना, हमें रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड निकालना है। तो ये यूज़ करने पड़ेंगे भाई, ये vn स्पीड से इसमें चल रहा हो, रोटेट कर रहा हो, और ये rn रेडियस पे चल रहा हो, तो हमें चाहिए रिलेशन कि t nth ऑर्बिट में t क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। तो nth ऑर्बिट में क्या t होगा, तो 2πrn का वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या rn आपको नहीं पता है कि nth ऑर्बिट में rn क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में जो a0 अभी लिए थे, या r0 फर्स्ट वाला ऑर्बिट का, यानी कि बोर ऑर्बिट, और इंटू n स्क्वायर होता था, याद है? अभी तो लिखा था हम लोगों ने। और Vn क्या होता है, तो याद होगा कि Vn होता है Z/n के प्रोपोर्शनल, याद है? और Rn जो होता है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इसमें भी पता नहीं Z क्या होता है जहाँ भी। तो यहाँ n का हमें चाहिए, तो V होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मीन्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई n। तो इससे क्या मिलेगा भाई, तो इससे मिलेगा हमें NQ, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो बाकी सब कांस्टेंट है, और ये मिल गया NQ n स्क्वायर, और ये n ऊपर चला गया तो NQ। इट मीन्स Tn इज प्रोपोर्शनल टू NQ, ये रिलेशन होगा। Tn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर दे देगा, Tn इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n दे देगा, ऐसे करके दे देगा, आपको रिलेशन निकालने हैं। तो 2πr/Vn करेंगे तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड मिल जाएगा, और वो टाइम पीरियड हमें निकालने थे। तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ऑप्शन आ जाएंगे। जो होमवर्क दिया था, कुछ लोगों ने डाउट भेजा था, जो कि हमने काउंट किया, और आपको डाउट आता हो तो आप भेजेंगे, तो संडे वाले क्लास में भी ले लेंगे। संडे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर के डाउट। आज मैं डुअल नेचर का होमवर्क दे दूंगा, और जो एंट्रेंस वाले हैं वो लोग थोड़ा 11th के टॉपिक को भी वेटेज दें, इसलिए मैंने आपके प्लेलिस्ट में डाल दिया है 11th के बुक 2 का सेकेंड हाफ का, सॉलिड फ्लूइड थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स, सबके रिवीजन क्लास डाल दिए ताकि वो अपडेटेड रखें। और धीरे धीरे करके इनके कुछ हमने एंट्रेंस क्लास लिए हैं, कुछ और भी अभी लेते चलेंगे, फिर बुक 1 पे भी आएंगे। तो इसलिए वो अपडेट रखने हैं, क्योंकि अगर आप 20 अप्रैल तक अगर आप सिर्फ बोर्ड में ही लटके रहेंगे, जो कि अब 2 वीक का सिलेबस रह गया है, इसी में आप उलझे रहेंगे, तो फिर आप एंट्रेंस का तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तैयारी करना है तो 11th वाले पे अब फोकस करना पड़ेगा, 11th का सिलेबस भी लेके चलना पड़ेगा। अब 12th का सिलेबस कुछ खास रह नहीं गया है,
तो आराम आराम से ये चलेगा। अब मैं ये सोचूंगा